Hello friends, welcome to another video of daily current affairs program. In last video we have talked about the difference between the NRI OCI सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनके क्या क्या राइट्स होते हैं, कैसे NRI OCI से डिफरेंट होते हैं और कैसे NRI में पहले 180 दिन की वैलिडिटी थी कि वो इंडिया से बाहर रह रहा है, अब उसको चेंज करके 120 दिन कर दिया गया। तो दिस इज़ अबाउट सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लास्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। सो दिस द फर्स्ट टॉपिक इज़ दी उमंग इंटरनेशनल ऐप। ये इंटरनेशनल ऐप है जिसको लॉन्च किया गया था मेटी ने। मेटी मीन्स द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। इस उमंग ऐप का काम क्या है? ये एक इंटरनेशनल वर्जन है उमंग ऐप का, जो कि इंडिया में लॉन्च हुई थी, तो इसीलिए ये उमंग इंटरनेशनल है। यानी कि इंडिया में भी एक ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम उमंग ऐप है और ये उमंग इंटरनेशनल ऐप है, ठीक है। ये करेगा क्या? ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा सर्विस को किसकी? वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। प्रेजेंटली 2000 जो सर्विसेज हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो हम NRIs और OCI के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू किया गया है कि जो उमंग इंटरनेशनल ऐप है ये NRIs के बारे में, NRIs को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है थ्रू दिस ऐप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राइट टू पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ये आया था, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था इसका, तो ये क्या है इसको समझेंगे। देखिए ये जो है राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। पहले जो एक्ट आया था उसमें 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ थी, अब उसको बढ़ा के 21 तरह की डिसेबिलिटी कर दिया गया है। दिस इज़ वन थिंग। यानी कि हमने क्या किया है कि डिसेबिलिटीज़ के जो नंबर्स को बढ़ा दिया है और ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया ताकि इसको हम और जस्टिफाई कर सके, और हमने इंक्रीज़ कर दिया है क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन को भी बढ़ाया गया है। पहले जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब में वो 3% का दिया जा रहा था, अब हमने उसको बढ़ा के 4% कर दिया है। और पहले जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उसमें 3% का रिजर्वेशन दे रहे थे, अब हम उसमें 5% का रिजर्वेशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जो कि 6 से 18 साल का बच्चा है, उसे हम लोग राइट टू फ्री एजुकेशन भी दे रहे थे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बेंचमार्क मतलब कि एक जो डिफाइंड है अंडर द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको हम लोग फ्री एजुकेशन देंगे अगर वो 6 से 18 साल तक का बच्चा है, ठीक है। फिर हम बात करें इंडिया में करेंटली अभी 2.21 इंडिया हैज़ करेंटली 2.21% और 2.83 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग विद डिसेबिलिटी। यानी कि इंडिया में अभी कितने लोग डिसेबिलिटीज़ में हैं? वो है 2.21% ऑफ आवर पॉपुलेशन, और इन नंबर्स वी कैन से 2.83 करोड़ पॉपुलेशन। इंडिया हैड मेड दिस एक्ट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। इंडिया ने ये एक्ट क्यों बनाया है? क्योंकि हमने कोरिलेट किया है या फिर अपने ऑब्लिगेशन को पूरा किया है विच इज़ कन्वेड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इस कन्वेंशन, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसको ऑब्लिगेट करते हुए, इसको फुलफिल करते हुए हमने ये जो 2016 का अमेंडमेंट है इसको किया हुआ है। फिर बात करते हैं दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। ये क्या है? ये सपोर्टेड NGO है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज लाइक द स्पेशल स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एंड द प्री स्कूल, ठीक है। और ये भी किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत है, ठीक है। यानी कि हम स्पेशल स्कूल, वोकेशंस ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे और प्री स्कूल बनाएंगे, ठीक है। जब भी कहीं पर एक स्पेशल वर्ड लग जाए तो स्पेशल का मतलब होता है डिफरेंटली एबल्ड। क्या होता है? डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन। तो एजुकेशन आपको पता है, स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर हम एक विशेष तरह की एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उन बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है। आप जिनको दिव्यांग कहते हैं आप। फिर बात करते हैं असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड पर्सन प्रोग्राम। ये क्या है? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, जिसमें हम क्या करेंगे? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे असिस्टिव एड्स का और डिवाइसेस टू द दिव्यांग्स। यानी कि आपको पता है कि जैसे कोई भी डिसेबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उसको हम उन्हें असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हो सकता है कि उन्हें एक व्हील चेयर की ज़रूरत पड़े, या फिर अगर कोई सुन नहीं पा रहा तो उसे एक हियरिंग एड की ज़रूरत पड़े, आंखों के चश्मे की ज़रूरत पड़े। तो इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड पर्सन प्रोग्राम, ठीक है।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम असिस्टेंस भी देंगे किस उन इंसानों को, उन लोगों को जो कि जिनकी जो इनकम है वो 20,000 से क्या है, कम है। ठीक है। और एड्स एप्लीकेशन विच डू नॉट कॉस्ट मोर देन 10,000 आर कवर्ड अंडर द स्कीम। यानी कि जो हम असिस्टिव डिवाइसेस दे रहे हैं वो भी जो उनकी जो कॉस्ट है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ वन थिंग टू। फिर उसके बाद बात करते हैं, अ कैम्प असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड पर्सन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो कानपुर में आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने क्या किया है, इसने कैंप भी ऑर्गेनाइज किए हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ये भी आपको पता चाहिए। उसके बाद बात करें कि अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है that is the ALIMCO आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज अ नॉन प्रॉफिट चैनल है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज द PSU। यानी कि नॉन प्रॉफिट PSU है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, एंड इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी, ये आपको पता चाहिए। फिर बात करते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट विच वर्क्स फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, ये देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, दैट इज इन कोलकाता, जो मतलब हाँ जिनके पैर खराब हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड वो हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड विच इज़ इन दिल्ली, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये आपका चेन्नई में है। ठीक है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड द रिसर्च, ये आपका कटक में है, दैट इज़ इन द उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ कमीशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसका फंक्शन क्या है, जो चीफ कमिश्नर होगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, उसका फंक्शन क्या होगा, वो मॉनिटर करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। यानी कि जो भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो फंड डिसबर्स किए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अभी ऊपर बताया मैंने आपको कि असिस्टिव एड्स, ठीक है ना, असिस्टिव एड्स लगेंगे, असिस्टिव एड्स लगेंगे डिसेबल्ड पर्सन को, ठीक है ना, हेयरिंग एड्स और ट्राईसाइकिल। तो इनके लिए जो फंड आया है उसका जुडिशली यूटिलाइजेशन अकाउंटेबली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसकी देखरेख कौन करेगा, चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, टू टेक द स्टेप्स सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द फैसिलिटीज एंड अवेलेबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है। तो उनके जो फंड को जब देखेगा तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज़ जस्ट, ही इज़ जस्ट सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। फिर बात करते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रेगुलेट करेगी क्या, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड द कोर्सेज टारगेटेड एट डिसेबल्ड, डिसएडवांटेज और स्पेशली एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कम्युनिटीज़। यानी कि जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये क्या कर रही है, ये जो भी डिसेबल्ड पर्सन को जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, या फिर जो भी स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो उसकी देखरेख करेगी। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है इट इज़ मेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट, इट इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम बात करेंगे इट रिक्वायर्स टू मेंटेन द सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। इसको एक सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर भी मेंटेन करना है, ठीक है, जिसमें डिटेल्स लिखी रहेंगी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की जो ऑपरेट करेंगे या फिर जो डिलीवरी देंगे, जो ट्रेनिंग देंगे इन टारगेटेड कम्युनिटीज़ को या फिर इन लोगों को हु आर द डिसेबिलिटी, हु आर डिफरेंटली एबल्ड एक्चुअली। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये उन सारे लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि जो असिस्टेंस दिया जा रहा है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसकी ये देखरेख करेगी। और जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका भी सारा रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखेंगी जिसका नाम क्या है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एसेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन क्या है, दिस कैंपेन इज़ रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड ये करेगी क्या, ये करेगी एक बिल्ड करेंगी इन्वायरमेंट को एसेसिबल टू द दिव्यांग। देखिए हमें पता है जो दिव्यांग्स होते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो उनके वो एक्सेस करने के लिए, सपोज वो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, पब्लिक बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पर दे कांट जस्ट गो बाय द स्टेयर्स, ठीक है, तो वो स्टेयर से नहीं जा सकते, तो हमें उनके लिए एक ट्रैप, एक स्लाइड बनानी पड़ती है, ठीक है, एक एलिवेटेड लैंड बनाना पड़ता है। तो हमें कई सारी एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ती है टू द दिव्यांग सो दैट दे कुड ईजिली एक्सेस एट अ पर्टिकुलर लोकेल और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट।
ठीक है। तो उसके लिए हमने एक कैंपेन लॉन्च की। द कैंपेन इज एसेसिबल इंडिया कैंपेन। और ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने बताया किसी कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर प्रॉपरली वो जा पाए, उसकी फैसिलिटी, मे बी द ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज़, ताकि वो एसेसिबल कर सके दिव्यांग्स को। ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड दी आईसीटी सर्विसेज, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। आपको पता है कई सारी ऐसी ऐप्स आती हैं कि जैसे अभी आपको पता था कि एक ऐप आई थी जो ये बताती थी कि अगर दिव्यांग एक नोट, कोई रुपए का एक नोट पकड़े हैं हाथ में, तो वो कितने रुपए का नोट है, तो वो ऐप बोल के बताती थी। ठीक है। तो या फिर यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द ब्रेन, सॉरी इट्स द ब्रेल मैथड। ठीक है। तो इस तरह के कई सारे मेथड्स होते हैं कि वो जैसे पढ़ते हैं तो कई सारी टेक्नोलॉजी का भी हम उनको हेल्प दे सकते हैं, ताकि वो उनकी लाइफ को ईजी बना सके। ठीक है। अब इसमें जो टारगेट सेटअप किया गया है वो क्या सेटअप किया गया है कि जो 50% ऑफ द जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं नेशनल कैपिटल में और या फिर स्टेट कैपिटल में, उनको फुली एसेसिबल बनाएंगे 2018 जुलाई तक का। ये टारगेट था कि जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं 50%, चाहे वो नेशनल कैपिटल दिल्ली में हो या किसी स्टेट कैपिटल में हो, उनको फुली एसेसिबल बनाएंगे 2018 तक का टारगेट था हमारा। कंप्लीटिंग द एसेसिबिलिटी ऑडिट ऑफ द 50% ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग, और हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग का ऑडिट भी करना है। उसके अलावा जो 50% जो रेलवे स्टेशन हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा फुली एसेसिबल रेलवे स्टेशन में, यानी कि जो 50% रेलवे स्टेशन हैं उनमें भी हम क्या करें, एक ऐसा स्लाइड बनाएं ताकि वहाँ पर जो व्हील चेयर वाले या फिर बाकी जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो जा सकें। तो ये हमें काम रेलवे स्टेशन में भी करना है। इसके अलावा क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि 20% ऑफ द जो गवर्नमेंट ओन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनमें भी हम एक फैसिलिटी दे सकें, ताकि हम जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको हम एसेसिबल कर सकें। और उसके अलावा हमें 50% ऑफ द जो गवर्नमेंट के सेंट्रल और स्टेट की जो वेबसाइट्स हैं उनको भी इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो एसेसिबल हो सके डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि इफ़ देयर इज़ अ ब्लाइंड पर्सन, तो ही इज़ अ डिफरेंटली एबल्ड, सो ही कांट जस्ट विजिट द सैटेलाइट जस्ट लाइक दैट। तो उसको एक ऑडियो विजुअल एड भी देना पड़ेगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी ऑडियो विजुअल, ठीक है, एड, तो उसे एक एड भी देना पड़ेगा। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। दीज आर इनिशिएटिव्स टेकन अंडर द एसेसिबल इंडिया कैंपेन। फिर से मैं रिवाइज करूँ कौन कौन से इनिशिएटिव्स कि हमें 50%, सबसे पहले हमारी जो 50% जो बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, उनको हमें एसेसिबल बनाना पड़ेगा। और उसके बाद 50% जो रेलवे स्टेशन है उनको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें दिव्यांग भी जा पाएँ। और 25% जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी हमें फुली एसेसिबिलिटी देनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो 50% गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, भी उसे भी ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी कि उनमें ऑडियो विजुअल एड देना पड़ेगा ताकि डिफरेंटली एबल्ड पीपल वहाँ पर काम कर सके। फिर हम बात कर देंगे दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप। ये कैसी मोबाइल ऐप है, ये क्या है, ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग द दिव्यांग पीपल आर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्च्ड बाय द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। आपको ये पता चाहिए, जैसे अगर कोई ट्राइबल की कोई प्रॉब्लम है या फिर ट्राइबल के रिलेटेड कोई अगर एक स्कीम आई है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च करेगा। अभी हमने इससे पहले बात की थी, जैसे हम एनआरआई के बारे में बात कर रहे थे, हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो इनके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी, जो भी स्कीम्स होंगी, और वो हम लॉन्च करेंगे, वो लॉन्च करेगा मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आपको पता चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री किस तरह की स्कीम्स के अंतर्गत आती है, तो ये आपको पता चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो मिनिस्ट्री जो दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंतर्गत आएगी। ये क्या करेगा, ईजी डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द दिव्यांग्स, यानी कि जो दिव्यांग्स हैं उनको उन तक जो भी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, उसको डिसेमिनेट किया जाए। डिसेमिनेट मतलब उन तक पहुँचाया जाए। तो ये काम कौन करेगा, दिव्यांग सारथी मोबाइल एप्लीकेशन ये करेगी। और इसके अलावा ये जो दिव्यांग सारथी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, एसेसिबल इंडिया कैंपेन का। ठीक है। यानी कि जो हमने भी ऊपर बात किया एसेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसके अंतर्गत हम ये सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इसी का ही एक पार्ट क्या है, दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप। ठीक है। ये हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द
करंट अफेयर क्लास, और हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका। फिर हम बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर द दिव्यांग एम्पावरमेंट। ये क्या है? देखिए, इसको एस्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दैट इज द सीआरपीएफ के द्वारा। और ये क्या करेगा? ये करेगा रीस्किलिंग करेगा, रिहैबिलिटेट करेगा किसको? दिव्यांग वॉरियर्स को जो भी फोर्स में सफर्ड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे आर्मी के जवान्स हैं, सोल्जर्स हैं, जो भी फोर्स में सर्व करते टाइम उनको जो इंजरीज हो गई हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो दिव्यांग हो गए हैं, मे बी उनका कोई डिसेबिलिटी का उनको फेस करना पड़ा, उनका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उस वजह से वो थे तो वॉरियर्स बट अब वो दिव्यांग बन गए हैं, सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम द दिव्यांग वॉरियर्स। सो दिस स्कीम इज इनिशिएटेड बाई, और दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय द सीआरपीएफ दैट इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद बात करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये अंडर आता है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम्स वॉज लॉन्च्ड इन 2009। यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है इसी के अंतर्गत क्या हुआ था? इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी 2009 में, और जिसमें क्या किया गया था? जिसमें 300 रुपये दिए जा रहे थे जो भी पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, इसकी उम्र कितनी है? लेस देन 80 साल है। ठीक है, और जिसकी उम्र मोर देन 80 साल है उसको 500 रुपये दिए जा रहे थे। कहने का मतलब क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम चलाई गई थी 2009 में, जिसमें 300 रुपये दिए जा रहे थे उस आदमी को जो 80 साल से कम है, और 500 रुपये दिए जा रहे थे उस आदमी को जो भी 80 साल से ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं UDID प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये यूनिक आईडी प्रोजेक्ट है। इसमें हम बात करेंगे कि पर्सन विद अ डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट, ये हम लॉन्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत। देखिए, आपको पता है क्या कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमें किसी को ट्रैक करना है, जैसे हम लोगों के पास, मोस्ट लोगों के पास क्या है? हमारे पास आधार कार्ड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अभी बात करें तो हम लोग एक हेल्थ ID कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कई तरह के सब कार्ड्स होते हैं ताकि हम सर्विसेज को अच्छे से पहुंचा पाएँ टू द डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक यूनिवर्सल ID ला रहे हैं, किसके लिए? जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़। ये क्या करेगा? जब आपके पास एक यूनिक ID होगी तो आपको बाकी के जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर टाइम कैरी नहीं करनी पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिसेबल्ड पीपल है, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, उनको एक यूनिक ID प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नीति आयोग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीति आयोग। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले क्या हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, एंड प्लानिंग कमीशन को ही हमने अबॉलिश किया, एंड वी हैव केम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है कि बेसिकली देखो, प्लानिंग कमीशन क्या था कि प्लानिंग कमीशन सिर्फ प्लान बनाता था और उसको एग्जीक्यूट करवाता था या फिर एग्जीक्यूट करता था, बट नीति आयोग इट इज़ अ कोलैबोरेटिव बॉडी। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए तो जो नीति आयोग का जो इस्टेब्लिशमेंट है मोदी जी ने 2015 में किया गया था, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी करंट टाइम मोदी जी हैं, और उसके जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे? वो अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन होंगे? जितने भी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्निंग काउंसिल में होंगे। किसकी गवर्निंग काउंसिल है ये? नीति आयोग की। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फ्रॉम द यूनियन टेरेटरीज। कहने का मतलब क्या है कि जो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होगी उसमें दो तरह के लोग होंगे। पहला, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और स्टेट्स के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज़ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। फिर हम बात करें रीजनल काउंसिल्स के बारे में, तो नीति आयोग की जो रीजनल काउंसिल्स हैं वो क्या करेंगी? वो एड्रेस करती हैं स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज़ को। ठीक है, और इनके अंतर्गत कौन आएगा? इनके अंतर्गत आएंगे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और हिज नॉमिनी। कहने का मतलब है जो रीजनल काउंसिल है नीति आयोग की, उसके अंतर्गत मेंबर्स की अगर बात करें, अगर हम मेंबर्स की बात करें नीति आयोग की रीजनल काउंसिल्स में, तो उसमें चीफ मिनिस्टर होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उस स्टेट्स के और यूनियन टेरेटरी के। उसके अलावा
अगर मैं बात करूं कि इसको कौन चेयर करेगा, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द रीजनल काउंसिल ऑफ द नीति आयोग, सो इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ओनली, या फिर वो अपने किसी एक नॉमिनी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबरशिप, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दीज क्राइटेरिया और कौन कौन से लोग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 लोग हैं जो कि यूनियन काउंसिल से आएंगे, और उनको अपॉइंट कौन करेगा या उनको नॉमिनेट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो 4 एक्स्ट्रा लोगों को भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकता है। सो दिस इज़ वन इनिशिएटिव। फिर हम बात करते हैं, देखिए नीति आयोग जो है, नीति आयोग के 2 पार्ट हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों को नहीं पता रहता है कि नीति आयोग के बेसिकली 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट का नाम है टीम इंडिया हब, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, एंड दूसरा पार्ट का नाम है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो ये 2 पार्ट हैं जिसके अंतर्गत नीति आयोग काम करती है, ठीक है। तो जो टीम इंडिया हब है ये क्या है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर आपको कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करना है तो टीम इंडिया हब की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जो नॉलेज इनोवेशन हब है ये क्या है, ये एक थिंक टैंक है इसका, नीति आयोग का। तो नीति आयोग में टीम इंडिया हब है जो कि इस्टेब्लिश करेगा रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, एंड वी हैव द नॉलेज इनोवेशन हब विच विल इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द विच विल वर्क एज अ थिंक टैंक फॉर द नीति आयोग। फिर बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अटल इनोवेशन मिशन, ये एक इनिशिएटिव था किसका, नीति आयोग का, और ये प्रमोट क्या करेगा, कल्चर ऑफ इनोवेशन। आपको पता है कि हम हमारे यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग 0.02% से भी कम अमाउंट अपनी जीडीपी का स्पेंड करते हैं, कहाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। और अभी मोदी जी ने कहा भी था कि हमें जो नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, हमें इनोवेशन की भावना को भी क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, और हमें लैब से लेकर लैंड तक हमें चीज़ों को लाना पड़ेगा, यानी कि लैब में हम प्रैक्टिस करें, सीखें, और वहाँ पर से हम लैंड में चीज़ों को लेके आएँ। सो दिस इज़ वन मोर थिंग यू नीड टू नो अबाउट। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो अटल इनोवेशन मिशन है ये बात कर रहा है कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, यानी कि हमें इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा, हमें R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा, तभी हम चीज़ें आगे तक ले जा पाएंगे, ठीक है। और अटल इनोवेशन के अंतर्गत 2 सब स्कीम्स हैं। पहली स्कीम्स है कौन सी, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। देखिए इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई नई चीज़ का आप नई चीज़ को फ्लरिश करते हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसको भी सबसे पहले रखते हैं, तो हम लोग अगर उसकी तबीयत खराब है तो हम लोग उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, ठीक है। तो इंक्यूबेटर वहीं से बना हुआ है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब है ये क्या करेगा, ये फोस्टर करेगा वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप को, जो भी नए स्टार्टअप हो रहे हैं इंडिया में उसको ये फोस्टर करेगा, उसको हेल्प करेगा, नर्चर करेगा, नरिश करेगा, पैम्पर करेगा, ठीक है। और जो न्यू डायमेंशंस हैं इंक्यूबेटर मॉडल में उसमें ये इंप्लीमेंट की जाएंगी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है अटल टिंकरिंग लैब। ये क्या है, ये क्रिएटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड द माइंडसेट अक्रॉस द स्कूल्स, यानी कि जो हमारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको डेवलप करेगा क्या, अटल टिंकरिंग लैब। तो सब स्कीम अटल इनोवेशन मिशन के 2 सब स्कीम्स हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि हेल्प करेगा स्टार्टअप्स को और R&D को, और उसके बाद अटल टिंकरिंग लैब ये हेल्प करेगा जो हमारे जो बेस्ट माइंड्स हैं इंडिया के उसको इवॉल्व करने में, ठीक है, और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिसिस पावर है उसको बढ़ाने में। फिर हम बात करते हैं एम आई क्रिस्ट। ये क्या है, एम आई क्रिस्ट क्या है, ये एक इंक्यूबेटर कैपेसिटी इनहेंसिंग प्रोग्राम है, ठीक है, और जो फोकस करेगा किसमें, रॉबस्ट इको सिस्टम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग द हाई परफॉर्मेंस स्टार्टअप। तो ये भी जो आईक्रिस्ट है ये भी क्या है, ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम है जो कि हेल्प करेगा हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको बढ़ाने में, और ये भी अंडर नीति आयोग है। आपको पता है कि स्टार्टअप्स के मामले में भी इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और हमारे यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ जो यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न्स जो है नंबर, उनके भी वो नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। यूनिकॉर्न वैसे क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी का जो इवैल्यूएशन है वो 1 बिलियन तक पहुंच गया है, सो दैट इज कॉल्ड द यूनिकॉर्न कंपनी, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का अगर इवैल्यूएशन यानी कि जो उसका जो पूरी वैल्यूएशन है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यूएशन है, तो अगर वो वैल्यूएशन 1 बिलियन की पहुंच गई तो हम कहते हैं कि वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। इंडिया में बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही हैं पर मंथ एंड पर ईयर टू, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, इट हैज़ बीन डिजाइंड एज द ग्रोथ सपोर्ट फॉर द अटल इनोवेशन मिशन एंड एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेटर अक्रॉस द कंट्री। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम आईक्रिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर
अटल इनोवेशन मिशन ये कैसे काम कैसे करेगा, किसका कोलैबोरेशन है, तो ये कोलैबोरेशन है अटल इनोवेशन मिशन का और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन का, जो सपोर्ट करेगा किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को और इनोवेशन स्पेस को। देखिए बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन ये एक तरह का ये एनजीओ है जो बिल गेट्स और मिलिंडा मिलिंडा उनकी जो फॉर्मर वाइफ हैं उनके नाम पर ही ये कोलैबोरेट करके फंड बनाया हुआ है, ठीक है, जो हेल्प करता है वेरियस सेक्टर्स में। फिर हम बात करते हैं नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय द नीति आयोग। सो नीति आयोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रही है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये गाइड करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, जो चीज़ें अपने आप काम करें, ठीक है। एआई कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना होगा एआई, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो नीति आयोग क्या कर रहा है, नीति आयोग आर&डी में भी काम कर रहा है, एआई पर भी काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, adopting AI, there can be 15% boost for the gross value added इन द इकॉनमी बाय 2035। यानी कि अगर हम अपनी इकॉनमी में एआई को इंट्रोड्यूस करते हैं पूरी तरह से, इसकी अच्छे से फोस्टरिंग करते हैं, इसको एक बैक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारी इकॉनमी में 15% का बूस्ट ला सकता है। यानी कि जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, उसमें हमारा 15% का इंक्रीज हो सकता है बाय द ईयर 2035, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। फिर ये क्या काम करती है, ये एम करती है इम्प्लीमेंट करने में एआई प्रोजेक्ट्स जो भी क्रिटिकल एरिया में, जैसे एग्रीकल्चर और हेल्थ और अदर सेक्टर्स। देखिए एआई से हो क्या रहा है, एआई से सारी कंपनियां चल रही हैं, मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज़ें चल रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नीति आयोग का फोकस ये है कि जो एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्रिटिकल एरियाज़ में भी हो। जैसे क्रिटिकल एरियाज़ हो गए हमारे, एग्रीकल्चर हो गए, हेल्थ हो गए, हेल्थ सेक्टर हो गए, ठीक है, और डिफेंस सेक्टर हो गए। तो इन सेक्टर्स में हमने क्या करना है, हमने एआई का यूज़ करना है। फिर बात करते हैं अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन द इनोवेशन अचीवमेंट। अब देखिए अटल जो रैंकिंग है वो क्या कर रही है कि ये देखती है कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट है उसमें इनोवेशन का कितना पार्टिसिपेशन है, कितना वो कंट्रीब्यूट कर रही है, और उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग करती है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडियन काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज़ द AICTE। इसका नाम आपने सुना होगा। ये है क्या, इसमें हम आपको सिस्टमैटिकली रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे मेजर हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और यूनिवर्सिटीज़ को, और इंडिकेटर जो होंगे वो क्या होंगे, यानी कि किस बेसिस पे रैंकिंग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो रैंकिंग को प्रोवाइड किया जाएगा इनोवेशन के बेसिस पे, एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे, और इनको दिया जाएगा अमंग द स्टूडेंट और फैकल्टीज़। यानी कि जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो इंडिकेटर हैं, और इन इंडिकेटर्स को मापा जाएगा अमंग द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टीज़ ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। और इसके बिहाफ पे अटल जो नीति आयोग है वो क्या करेगा, वो अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द इनोवेशन अचीवमेंट को प्रोवाइड करेगा, ताकि हम ये देख पाएँ कि हमारा R&D का स्टेटस क्या चल रहा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, ये भी एक जो इंडेक्स है वो नीति आयोग लॉन्च करता है, ठीक है। सो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी जो इंडेक्स है ये एक सर्वे है जो कि कंडक्ट कराया जाएगा डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, जो विच कम्स अंडर द नीति आयोग। सो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस विच कम्स अंडर नीति आयोग विल कंप्लीट द डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या करेगा, ये एसेस करेगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंसेस को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यानी कि जो भी गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो लॉन्च हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको एसेस करेगा कि उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखेगा। अगर मैं बात करूँ कि सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है कि जिसमें सेंट्रल जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च करती है, बट वो जो स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कोलैबोरेट करती है। यानी कि लेट्स से अगर अमाउंट कोई शेयर करना है तो अमाउंट मे बी 50-50% पे होगी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर 60 और 40 के केसेस में होगी। और हिली एरिया के केस में ये 19 और 10 के बेसिस में होती है। यानी कि हिली एरिया में जो फंडिंग है वो 90% सेंटर देता है और 10% कौन देता है, स्टेट देता है। दिस इज़ वन मोर थिंग। बट जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसमें क्या होता है, इसमें 100% जो फंडिंग है वो कौन देता है, वो 100% जो फंडिंग है वो हमारा सेंटर देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
healthy competition among them and promote the competitive peer learning from the best practices। देखिए, जब हमको पता होगा कि जैसे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं 31, हमारे पास जो हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज है, तो हमको जब पता होगा कि एक हम जब भी एक इंडेक्स लॉन्च करेंगे तो इंडेक्स जब भी आती है और जब भी एक रैंकिंग दी जाती है, जैसे ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन द इनोवेशन अचीवमेंट, तो जब भी हम किसी एक रैंकिंग में हम अपने स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडियन स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनके अंतर्गत क्या आती है, उनके अंतर्गत एक कंपटीशन की भावना आती है। देयर इज अ टिंज ऑफ कंपटीशन देयर, तो उससे क्या होता है कि वो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि किसको ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे, जैसे चिप कंडक्टर और दी लिथियम आयन बैटरी के फॉर्मेशन के लिए। तो सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो महाराष्ट्र से निकल के गुजरात में चले गए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कंपटीशन लाती हैं, ताकि कौन अच्छा ज़्यादा कर सकता है और ताकि वो और ज़्यादा आगे अच्छा काम करें। फिर बात करते हैं SDG इंडेक्स। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। आपको पता है कि जो 17 जो हैं SDG गोल्स हैं, ठीक है, आपको सारे गोल्स पता भी होने चाहिए। फिर इसके बाद बात करेंगे कि ये जो SDG गोल्स है ये इंटरनेशनल लेवल पे है। इंडिया ने भी SDG इंडिया इंडेक्स निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ दीज गोल्स, ठीक है। इट इज़ रिलीज्ड बाय द नीति आयोग, और ये करेगा क्या, ये ओवरऑल क्या करेगा, एडॉप्टेशन का देखेगा, किसका, मॉनिटरिंग देखेगा SDG इन द कंट्री। यानी कि जो SDG इंडिया इंडेक्स है ये देखेगा कि जो हमने 17 SDG गोल्स को फुलफिल करने का जो टारगेट लिया हुआ है वो कितना हेल्थली प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू ये देखेगा। और ये प्रमोट करेगा कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमको पता है कि हमारे यहाँ जो इंडिया का जो भी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वो फेडरल कैरेक्टर का है, और फेडरल में भी वो क्वासी फेडरल है, ठीक है। इट इज़ द क्वासी फेडरल, ठीक है, पूरी तरह से फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। और उस क्वासी फेडरल में हमें क्या करना है, हमें कंपटीशन और कोऑपरेटिव की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है। सो ये टर्म है कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये मेजर करता है 13 आउट ऑफ द 17 SDG, और SDG ग्लोबल जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक थी 117, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे। और ये रिलीज कौन करता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये आपको पता होना चाहिए कि जो SDG ग्लोबल रिपोर्ट है, SDG ग्लोबल रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। फिर ये नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, इसको आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सी जो रिपोर्ट्स हैं जो नीति आयोग प्रोवाइड करता है, तो नीति आयोग देता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये आपको पता होना चाहिए, स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स, और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एंड द ब्लॉकचेन द इंडियन स्ट्रैटेजी, ये इंडेक्स। तो ये सारी जो इंडेक्सेस हैं ये नीति आयोग लॉन्च करता है। ब्लॉकचेन के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा पता होगा, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है, और अभी RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, ठीक है, तो ये भी लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का डिजिटल करेंसी है, ठीक है ना, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। और अभी तक की ब्लॉकचेन पे के जो ट्रांजैक्शन पे हम लोग 30% टैक्स लगा रहे थे गवर्नमेंट, तो ये भी आपको पता चाहिए। उसके बाद बात करें नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी, ये क्या है, देखिए नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी, ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक मेथड है चीज़ों को सेव करने का, काम करने का, ठीक है ना। और ये दिस मेथड वर्क्स ऑन दी डिसेंट्रलाइज्ड मेथड, यानी कि जो चीज़ें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में एक जगह नहीं रहती, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, और ये काफ़ी सिक्योर्ड मेथड है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो ये इनिशिएटिव इसका है, ये मीटी का इनिशिएटिव, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ये इन्वॉल्व करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और CDAC, दैट इज़ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज फॉर ऑफरिंग द ब्लॉकचेन सर्विसेज। यानी कि ये जो इनिशिएटिव है ये मेटी का इनिशिएटिव है, और ये NIC, CDAC और NICSI के अंतर्गत ये आएगा, यानी कि इन सबके कोलैबोरेशन से बना हुआ है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करेगा क्या, E-गवर्नेंस सर्विसेज को यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी कर क्या रही है, ये E-गवर्नेंस की सर्विसेज को प्रोवाइड
करेगी थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इज वन मोर थिंग। एंड द NIC दैट इज द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको सेटअप किया गया था। ये है क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ब्लॉकचेन में। ये प्रमोट करेगा यूजफुल एंड फैसिलिटेटिव रैपिड अडॉप्शन, ठीक है, रैपिड अडॉप्शन को प्रमोट करेगा। NIC का जो सेटअप किया गया था वो किया गया था ताकि जो AI है दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हम लोग एक्सीलेंस ला पाएँ। फिर बात करते हैं नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये नीति आयोग के अंतर्गत आएगा और ये क्या करेगा, ये डेमोक्रेटाइज करेगा एक्सेस टू द पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, गवर्नमेंट डेटा। यानी कि जो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है ये क्या कर रहा है, जो पब्लिक डेटा अवेलेबल है डोमेन में उसको डेमोक्रेटाइज करेगा ताकि जितना भी पब्लिक है हमारे यहाँ पे, वो सारा जो पब्लिक है ईजिली एक्सेस कर सके, अवेल कर सके उस गवर्नमेंट डेटा को जो पब्लिक डोमेन में है। फिर हम बात करते हैं विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। ये कर रहा है, ये काम कर रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है उसको हम लोग और मजबूत करें और फोकस करें इम्प्रूविंग द हेल्थ सिस्टम। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक के हेल्थ के रिगार्डिंग, उनका अच्छे से सर्विलेंस किया जाए और एक कंसाइज्ड डेटा दिया जाए रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द पब्लिक सो दैट वी कुड सॉल्व देयर इश्यूज, देयर ग्रीवेंसेस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको क्या पता होना चाहिए, सस्टेनेबल एक्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है 7, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग का और ये फोकस करेगा आपकी हेल्थ और एजुकेशन के बारे में और जो वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में। फिर आपको पता होना चाहिए डिजीबॉक्स, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नीति आयोग। देखिए डिजीबॉक्स इट इज़ अ टाइप ऑफ द क्लाउड। ये क्या है, क्लाउड, जहाँ पर आप यू कैन जस्ट सेव देयर योर फाइल्स, आप अपनी फाइल्स को वहाँ पर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। एंड डिजीबॉक्स ये क्या है, एक तरह का स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फाइल्स को शेयर कर सकते हो। दैट इज़ द क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये इंडिया का जो फर्स्ट क्लाउड सर्विस है शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये भी आपको पता चाहिए कि इंडिया का पहला क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी आप फाइल्स को सेव कर सकते हो, ठीक है। और ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि अगर आप चाहो तो जैसे सपोज एक आपने जैसे इस क्लाउड में आपने डेटा को डाल दिया, सो यू कैन ईजिली एक्सेस दिस डेटा फ्रॉम वेरी डिस्टिंक्ट लोकेल और फ्रॉम द वेरियस कंप्यूटर्स, क्योंकि ये क्लाउड में सेव है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। फिर बात करते हैं NGO दर्पण पोर्टल। तो एक दर्पण पोर्टल है, ये एक NGO है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा स्पेस फॉर द इंटरफेरेंस बिटवीन द NGOs और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री एंड की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बॉडी। यानी कि ये जो दर्पण पोर्टल है ये आपको एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि जो देश में जो NGOs चल रहे हैं, दैट इज़ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो चल रहे हैं या जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उनके बीच में और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, जो इंटरफेस इस्टेब्लिश्ड है, तो उसके बारे में डिटेलिंग प्रोवाइड करेगा। ये एक ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन है ऑफर्ड बाय द नीति आयोग, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करेगा डेटा की ट्रांसपेरेंसी को रिगार्डिंग दी वर्किंग ऑफ दी NGO, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि NGOs को फेक या फॉरेन फंडिंग भी मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फंडिंग कई बार जो हमारे जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं प्रोजेक्ट्स को वो नहीं मिल पाते, बिकॉज वो जो NGOs हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं उन जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये यू वेरी वेल नो अबाउट दीज थिंग्स। इस वजह से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी निकाले हैं रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द NGO, जो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट इंडेक्स, इट इज़ रिलीज बाय द नीति आयोग। ये फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2018 में और ये क्या करेगा, क्रिएट अ सेंस ऑफ द कोऑपरेटिव एंड द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट। यानी कि जब हम एक वाटर जैसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी को हम एक इंडेक्स के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे कि कौन सा स्टेट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं अच्छा काम कर रहा है, तो दिस विल डेफिनेटली प्रमोट अ सेंस ऑफ कंपटीशन। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपटीशन इट विल प्रमोट, इट विल प्रमोट द कोऑपरेटिव एंड द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, ताकि स्टेट्स और अच्छा काम करें, ताकि और वाटर का जुडिशली सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए। और ये प्रोवाइड करेगा एक एक्शनेबल गाइडेंस टू द स्टेट्स,
ठीक है। और ये ड्रॉ करेगा अटेंशन ताकि वो अच्छे से फोकस करें सिक्योरिंग देयर वाटर, ठीक है। और अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इसमें कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में 29 इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद हम बात करें कि एनुअल हेल्थ इंडेक्स ये क्या है। एनुअल हेल्थ इंडेक्स जो है इट इज़ डेवलप्ड बाय द नीति आयोग। ये टेक्निकल असिस्टेंस देगा किसको, मतलब इसको टेक्निकल असिस्टेंस मिला हुआ है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस इंडेक्स जो है ये बेस्ड है 23 हेल्थ इंडिकेटर्स में, और मेजर वेटेज जो दिया गया है वो मोर्टालिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट और सेक्स रेशियो को दिया गया हुआ है। यानी कि एक इंडिया में एक हेल्थ एनुअल हेल्थ इंडेक्स भी निकाला जाएगा जिसके इंडिकेटर्स हैं 23, जो और जिसका जो मेन वेटेज है वो दिया गया है मोर्टालिटी रेट, यानी कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कितने जो विमेंस हैं वो अपनी टोटल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने लोगों को, कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं। अभी करंट टाइम की बात की जाए तो इंडिया की जो फर्टिलिटी, देखिए जो रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी रेट होती है यानी कि रिप्लेसेबल, यानी कि आप अपनी जो भी पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज़ द 2.1। इंडिया की जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है वो अभी 2.1 से थोड़ा सा नीचे आ गई है। सो फिलहाल तो ये अच्छी बात है क्योंकि वी हैव गुड नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से भी ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि अप टू 2023 हम हो सकता है कि चाइना की पॉपुलेशन को भी सरपास कर जाएं एंड मे बी इंडिया बिकम द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो दिस कुड हैपन टू। फिर हम बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल्स में टोटल फीमेल्स कितनी हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करता है। तो तीन चीज़ों के बारे में फोकस करेगा कौन, एनुअल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। सो ये लेक्चर यहीं खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं बात करूंगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट आर दिस न्यू इनिशिएटिव। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।